हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। तो आज हम सभी लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का हमारा 10th लेक्चर है। एक्चुअली गलती से मैंने यहाँ पे 7th लिख दिया है। 10th लेक्चर आज हम सब अटेंड करने जा रहे हैं। ऐसे मिस्टेक्स इस वजह से होती हैं बिकॉज मल्टीपल वीडियोस रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं ताकि आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। आप सब जैसे और बच्चे भी हैं, तो अवॉइड दीज सिली मिस्टेक्स, सॉरी अगेन। तो हम सब क्या आज अटेंड करेंगे 10th लेक्चर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का, जिसमें आज हम मोल के ही अपने टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सटेंड करने जा रहे हैं आगे। मोल की लास्ट क्लास में हम सब ने क्या सीखा था कि किस तरह से मोल को अप्लाई किया जाए किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कैलकुलेशंस करने के लिए, सब्सटेंसेस के वेट मोल्स वगैरह निकालने के लिए कैसे हम अप्लाई करें मोल को। ठीक है, केस फर्स्ट और केस सेकंड हमने डिस्कस कर लिया था हमारे पिछले लेक्चर में। केस फर्स्ट में हमने की थी सिंगल रिएक्टेंट प्रॉब्लम, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट दिया गया था और उससे रिलेटेड आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाती थी। दूसरा केस जो हमने स्टडी किया था उसमें हमने डबल रिएक्टेंट्स यानी मोर देन वन रिएक्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व की थी, लेकिन उसमें भी केस क्या था कि केवल एक रिएक्टेंट के ही बारे में आपको उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड थी, मास या फिर मोल के टर्म्स में, और बाकी कैलकुलेशन हमें करनी थी। और सेकंड लेक्चर केस सेकंड तक कवर करके हमने वहाँ पर अपना लीव कर दिया था। तो आज के क्लास में ना केस थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, और केस थर्ड में हम सभी क्या डिस्कस करेंगे, मोर देन वन रिएक्टेंट प्रॉब्लम्स को ही, लेकिन इस बार हमें एक रिएक्टेंट के बारे में नहीं बल्कि जो है दो रिएक्टेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जब भी आपको सॉल्व करनी पड़े ना, तो इसमें आपको एक सावधानी रखनी पड़ती है, और वो सावधानी क्या रखनी पड़ती है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। उससे पहले आप सभी अपनी कॉपी पेन लेकर तैयारी बैठे होंगे, जैसा कि मैं हर लेक्चर में आपको बोल ही देता हूँ, तो अब तो आपकी आदत ही पड़ गई होगी। केस थर्ड तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, और केस थर्ड क्या है हमारा, मोर देन वन रिएक्टेंट के बारे में ही है। मोर देन वन रिएक्टेंट हमें इस बार भी गिवन होगा, लेकिन इस बार हमें दोनों रिएक्टेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है कि इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ रिएक्टेंट्स is given। ओके, तो इस बार जब आप देखिए कि हमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, तो हमें देखिए करना क्या होगा यहाँ पर। ऐसे केसेस में ना हमें सबसे पहले वो रिएक्टेंट डिसाइड करना पड़ता है जो रिएक्शन के दौरान पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा। मतलब कि दो रिएक्टेंट दिए हैं और दोनों रिएक्टेंट्स में से कोई ना कोई एक सब्सटेंस ऐसा होगा जो कि रिएक्शन में पहले ही खत्म हो जाएगा, और उसके चक्कर में अब अगला वाला रिएक्टेंट मेरा कुछ ना कुछ बचा रह जाएगा, क्योंकि भाई वो अगर पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, तो अब अगला बचा रिएक्टेंट रिएक्शन करे तो किसके साथ करे। कहने का मतलब ओवरऑल मेरे ये है कि इस बात की डिपेंडेंसी कि मेरा प्रोडक्ट कितना बनेगा वो किसके ऊपर गई, उसी रिएजेंट के ऊपर, उसी रिएक्टेंट के ऊपर जो कि रिएक्शन में पहले खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ना दो टाइप के रिएजेंट्स होते हैं मोर देन वन रिएक्टेंट प्रॉब्लम जब भी हम सॉल्व करें दो रिएक्टेंट के केस में। तो एक होता है मेरे पास एक्सेस रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट कौन होता है? जो कि मुझे एक्सेस अमाउंट में दिया होता है और जो मेरे पास बचा रह जाता है रिएक्शन में। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्सेस रिएजेंट फाइनली रिएक्शन के दौरान बचा रह जाता है, रिमेनिंग। बात में आ गई समझ में? आगे अगर हम लोग देखिए यहाँ पर बात करें तो एक होता है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। एक हो गया एक्सेस रिएजेंट और दूसरा कौन सा होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? जो कि रिएक्शन के दौरान पूरी तरीके से कंज्यूम्ड हो जाता है। अब एक्सेस रिएजेंट तो बचा रह गया, मतलब इसके बारे में हमें बात ही नहीं करनी है। प्रोडक्ट को डिसाइड करने का पावर किसके पास है? इस लिमिटिंग रिएजेंट के पास। ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, यही हमें डिसाइड करके बताएगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। बात आई समझ में? क्यों? क्योंकि यही पहले सबसे पूरी तरह से कंज्यूम हो जा रहा है। समझ में आ गई बात? तो आप लोग याद रखिएगा दो टाइप्स के रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट।
अब देखिए चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं ना कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा यार कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। मान लीजिए हमें तो 2 रिएजेंट्स दे देगा चिपका के, डिसाइड को हमें करना है ना कि आखिर इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा। तो इसको डिसाइड करने का भी एक अच्छा सा तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूँ उस तरीके के बारे में। देखिए अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर डिसाइड करना है, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट हम शॉर्ट में इसे LR भी कह देते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट आप कैसे डिसाइड करेंगे, जो भी आपको मोल्स दिए गए होंगे रिएक्टेंट के, क्वेश्चन के अंदर आपको रिएक्टेंट्स के जो भी मोल्स गिवन होंगे, यहाँ पे लिख देते हैं मोल्स किसके दिए हुए हैं, रिएक्टेंट्स के, उनको आप क्या करिएगा, डिवाइड लगा दीजिएगा उनके मोलर कोफिशिएंट से। जो भी रिएक्टेंट्स का मोलर कोफिशिएंट होगा ना, उसी से आप इसमें क्या कर दीजिएगा, कोफिशिएंट, उससे डिवाइड लगा दीजिएगा। अब डिवाइड लगाने से मुझे क्या पता चलेगा, डिवाइड तो हमने लगा दिया, जिसके लिए ये रेशियो मिनिमम आ गया, जिस भी रिएक्टेंट के लिए ये रेशियो कैसा आएगा, मिनिमम, उसी को मैं क्या बोल दूंगा कि यही भाई बंदा मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। बात आ गई समझ में। लेकिन अगर आपने मोर देन 1 रिएक्टेंट प्रॉब्लम्स जिनके अंदर आपको एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अगर आप इसमें भूल गए, आपने इससे नेग्लेक्ट किया, तो भैया पड़ेगा पट्ट से हेडशॉट। बात आ गई समझ में। तो ध्यान रखिएगा एकदम पूरी तरीके से कि लिमिटिंग रिएजेंट को तो भूलना नहीं है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ यहाँ से कि लिमिटिंग रिएजेंट किस तरह से आप डिसाइड करेंगे। सपोज करिए अगर मेरे पास कोई जनरल रिएक्शन है, A प्लस B से मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है C, माने बस ऐसे A और B आपस में रिएक्ट करके क्या बना के दे रहे हैं मुझे, C। और सपोज कर लीजिए कि मैंने A के 9 मोल्स ले लिए हैं और B के 5 मोल्स, और मैं आपको बोलता हूँ कि चलिए A का मोलर कोफिशिएंट है 2, B का 1 ही है। बात आ गई समझ में। तो ये एक जनरल रिएक्शन है, A के 9 मोल, B के 5 मोल यहाँ, और मैंने आपसे पूछ दिया कि बताइए यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। बात आई समझ में। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमें कैसे पता चलेगा, जो भी मोल्स दिए होंगे रिएक्टेंट्स के उसको डिवाइड मारना है किससे, मोलर कोफिशिएंट यानी कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी जिन्हें हम कहते हैं उनसे। तो यहाँ पर देखिए A के बारे में अगर मैं बात करूं तो A के मोल्स मुझे दिए हैं 9 और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2। तो यहाँ पर मैंने 9/2 किया तो ये कितना आएगा, 4.5 के आसपास। और अगर हम B की बात करें यहाँ पर तो देखिए B के मोल दिए हैं 5 और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी मोलर कोफिशिएंट कितना है, 1, यानी ये किसके बराबर आया, 5 के लिए। अब देखिए मोल्स को जब मैंने डिवाइड किया स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से तो A के लिए वैल्यू आई 4.5 और B के लिए वैल्यू कितनी है, 5। मिनिमम वैल्यू किसके लिए है दोनों में से, तो यहाँ पर वैल्यू मिनिमम आ रही है A के लिए क्योंकि ये 5 और ये 4.5, तो ये छोटा है। तो मिनिमम होने के कारण यहाँ पर A जो है ना मेरा, ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। A यहाँ पर मेरे लिए लिमिटिंग रिएजेंट है, LR है, और B क्या है, एक्सेस रिएजेंट। तो B रिएक्शन के दौरान बचा रह जाएगा और A मेरा रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लिमिटिंग बोलने का मतलब ही क्या है कि ये हमारे पास एक लिमिट में है, बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं यूज़ कर सकते, जितना दिया है उतना ही यूज़ करना पड़ेगा पूरा का पूरा। लेकिन B क्या है, एक्सेस में है, तो ये तो भाई बचा रह ही जाएगा। समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ से अगर देखिए हम पूछे कि C डिसाइड करने का पावर किसके पास है, तो C डिसाइड करने का पावर भी यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट यानी A के पास है। C कितना बनेगा, C का कितना अमाउंट फॉर्म होगा, इस बात को डिसाइड करेगा A। तो यहाँ पे डॉन कौन है, A। तो यहाँ पर अब देखिए जो भी अमाउंट वगैरह का कैलकुलेशन हम सभी आगे करेंगे ना, वो हम इसी लिमिटिंग रिएजेंट के ही नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करते हुए करेंगे। बात आई आपको समझ में। मोल मोल एनालिसिस हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है, बिल्कुल उससे हमें चूकना नहीं है, लेकिन साथ ही साथ में ये लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा भी ध्यान में रखना है। बात आई समझ में। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ ताकि आपका डाउट जो है वो एकदम क्लियर हो जाए यहाँ पर फटाक से। चलिए प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम हमें दे रखा है, एक सिंपल सी जनरल रिएक्शन दे रखी है जिसमें हमसे कह रहा है कि H2 और O2 आपस में कंबाइंड होकर फॉर्म करते हैं
H2O। ये हमें एक जनरल रिएक्शन दे रखी है, हमसे कह रहा है कि A का यहाँ पर 10 ग्राम है और सॉरी मतलब H2 का यहाँ पर 10 ग्राम है और O2 हमें दे दिया है 96 ग्राम, और हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि H2O के कितने मोल्स यहाँ पर फॉर्म होंगे, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O यहाँ पर कितने फॉर्म होंगे, आप मुझे ये बताइए। समझ में आई बात? तो देखिए यहाँ पर ना मुझे H2 के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, मास या मोल दिए जाते हैं तो मास दे रखा है। O2 के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, देखिए मुझे यहाँ पर O2 का भी मास दे रखा है। अब देखिए मोर देन वन रिएक्टेंट का केस, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो मुझे सबसे पहले H2O2 में से क्या डिसाइड करना होगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लेकिन इन सब के चक्कर में आप एक चीज़ जो भूल गए वो ये है कि सबसे पहले तो भैया मुझे ये डिसाइड करना होता है कि मेरी रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। लास्ट क्लास में भी मैंने बैलेंसिंग के पॉइंट पे पूरा का पूरा जोर दिया था, बैलेंसिंग सबसे पहले चेक करेंगे वरना काम हो जाएगा गड़बड़, मोल मोल एनालिसिस की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो बैलेंसिंग चेक करिए, H2 के मतलब एक मॉलिक्यूल यानी 2 एटम, तो इधर भी H2, हाइड्रोजन के 2 एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम, तो बहुत गलत बात है इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये पक्ष तो हो गया सुखी, लेकिन इधर ऑक्सीजन ने कहा भैया मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही थी, 2 से मल्टीप्लाई किया, मैं हो गया सुखी। हाइड्रोजन हो गया गुस्सा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए आप 4, और ये बोला मुझे अकेला क्यों रख रहे हो, तो हमने बोला ठीक है भाई तू भी 2 ले ले। तो 2 2 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मारते रिएक्शन हमारी हो जाती है बैलेंस। अब जब ये रिएक्शन हमारी यहाँ से बैलेंस हो चुकी है तो मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ मोल मोल एनालिसिस। लेकिन उससे पहले अब हमारा काम क्या है कि डिसाइड करें कि भैया लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हम कैसे डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड लगा के। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो मुझे यहाँ पर दिए ही नहीं गए हैं, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है, गिवन वेट जो कि दिया है 10 ग्राम और H2। देखिए अब यहाँ पर ना एक गलती स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली और करते हैं जो आपको नहीं करनी है। अगर आप हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप नीचे मोलर मास किसका रखेंगे, हाइड्रोजन का, जो कि कितना होगा 2 के बराबर। H2 है तो 1 का 1 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा 2 × 1 यानी कि 2 के बराबर। बात आई समझ में? बच्चे गलती देखिए यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो ये मोलर कोफिशिएंट भी आगे 2 जो होता है ना वो भी इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये गलती यहाँ आपको नहीं करनी है, बिकॉज ये जो मोलर कोफिशिएंट आगे हमने मल्टीप्लाई किया है ना, ये मैंने रेशियो पता करने के लिए किया है कि आखिर किस रेशियो में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिएक्ट कर रहे हैं। गिवन मास के ऊपर ये कोई चेंज नहीं डालेगा। बात आई समझ में? तो यहाँ पर मोलर मास आप हमेशा कितना रखेंगे, जितना एक्चुअल एलिमेंट या जो भी मॉलिक्यूल या जो भी कंपाउंड दिया है उसका होगा। बात आ गई समझ में? अगर यही आप 2 × बोलते, अरे हाइड्रोजन का तो 2 होता है, आगे 2 है तो चलो 4 कर देते, ये गलती आपको नहीं करनी है यहाँ पर। बात आ गई समझ में? तो हाइड्रोजन के यहाँ से मोल कितने आ गए 5। बात आई समझ में? अब यहाँ से देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के मोल्स निकालने तो 96 डिवाइड बाई ऑक्सीजन का कितना होता है बताइए एटॉमिक वेट, यहाँ फटाक से, तो डाई ऑक्सीजन है 16 2 32, तो 32 यहाँ से किसका हो गया ऑक्सीजन का। और अब आप जब देखिए इसमें फाइनली यहाँ से इसे डिवाइड लगाएंगे तो ये 3 टाइम्स आपका आएगा, मतलब ऑक्सीजन के मोल यहाँ से कितने आ गए आपके पास 3 मोल्स आ गए। अब हमें यहाँ पर देखिए डिसाइड क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम बोलेंगे कि 5/2, A के मोल कितने हैं, सॉरी H2 के 5 और मोलर कोफिशिएंट है 2, यानी ये रेशियो कितना आ गया 2.5 के बराबर। और यहाँ पर ऑक्सीजन के मोल्स है 3 और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, यानी कि ये कितना आ गया 3 के बराबर। अब देखिए 3 छोटा है कि 2.5, बताइए जल्दी से, ऑब्वियस बात है 2.5, तो 2.5 छोटा है और ये 2.5 रेशियो किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन ही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है जो रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन से भी पहले कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ पर मेरे पास बचा रह जाएगा। बात आई समझ में? तो अब मेरा टारगेट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिसाइड करना। मैंने ये तो पता लगा लिया है कि भैया यहाँ पर खत्म कौन होने वाला है,
ए यानी हाइड्रोजन खत्म होने वाला है। तो अब आगे देखिए मैं मोल मोल एनालिसिस में जो भी यहाँ पर चीज़ें अप्लाई करूँगा ना, वो किसके देखते हुए अप्लाई करूँगा, हाइड्रोजन को ही रिस्पेक्ट में देखते हुए अप्लाई करूँगा। तो अब मैं देखिए ये सब जो यहाँ पर मैंने ये लीपा पोती की है, इसे मिटा देता हूँ। आप सब भी ये जान गए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कैसे क्या डिसाइड होगा, सारी चीज़ें। अब हम लोग फाइनली यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैलकुलेट कर लेंगे। मोल मोल एनालिसिस लगाते हैं तो देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन में इसका मोलर कोफिशिएंट 2, ओके, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन में इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि कितना है 1, अदृश्य रूप में मन की आंखों से देखेंगे तो दिखेगा, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन में कितना 2। बात आ गई समझ में। अब देखिए आप बोलेंगे भैया मुझे तो हाइड्रोजन के भी मोल्स मालूम है, मुझे तो ऑक्सीजन के भी मोल्स मालूम है, चलो ऑक्सीजन को लेके कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर, और आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी गड़बड़, क्योंकि यहाँ पर डिसाइडिंग पावर किसके पास है, प्रोडक्ट का, हाइड्रोजन के पास है। तो हमेशा अब आप लिमिटिंग रिएजेंट को ही लेके कैलकुलेशन करेंगे। तो एक पेयर में ये सेलेक्ट करूँगा और एक पेयर ये वाला। हम ऐसा ही तो करते थे, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होती थी उसको उठाते थे, और जिसके बारे में पता करना होता था वो पेयर उठाते थे। पिछला बिल्कुल क्लासेस का माहौल चल रहा है अभी भी। तो n इज इक्वल्स टू NH2 अपॉन में 2, सॉरी, इज इक्वल्स टू NH2O अपॉन में 2। ऑक्सीजन का पेयर नहीं उठाएंगे क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O ये निकालना है, तो इसे अकेला कर दीजिए, तो 2 आएगा इधर, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं, 5 मोल आए थे। अभी इसके पीछे हमने जब यहाँ पर फाइनली कैलकुलेट किया था 10 ग्राम इसका वेट दिया था और 2 उसका मोलर मास हमने डिवाइड लगाया था। तो यहाँ से देखिए 2 1 जा 2, तो फाइनली H2O के कितने मोल आ गए यहाँ पर 5। मतलब ये तो मुझे भैया पता चल गया कि H2O यहाँ पर कितने मोल फॉर्म हो रहा है, 5 मोल H2O के फॉर्म हो रहे हैं। ये हो गया मेरा आंसर। यहीं पर देखिए अगर आप ऑक्सीजन को लेके कैलकुलेट करते हैं तब आंसर देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O जो होता है इज इक्वल्स टू आता 2 अपॉन में 1, अरे ये 2 यहाँ जाता अपॉन में 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आता जो कि कितना आया था 3। तो देखिए यहाँ से आंसर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और जो कि कैसा है, गलत है। अब आप समझ गए ना कि आपको ऑक्सीजन को लेके कैलकुलेशन क्यों नहीं करनी थी, बिकॉज यहाँ पर H2 लिमिटिंग रिएजेंट है। बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर देखिए मैं एक छोटा सा ट्विस्ट और ऐड कर देता हूँ प्रॉब्लम में। अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने मोल बच गए हैं ये बताइए, तब ये प्रॉब्लम और थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब मुझे अब ये पता करना पड़ेगा ना कि आखिर H2 के जो 5 मोल थे यहाँ पर उनके साथ ऑक्सीजन के कितने मोल्स ने रिएक्ट किया है। तो मैंने आपको एक चीज की पॉइंट बता दिया है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। सबसे धाकड़ तरीका यही है कि मुझे हमेशा किसको यूज करना है, लिमिटिंग रिएजेंट को। तो इसको तो आप फाइनली यूज करेंगे ही करेंगे। दूसरा जो आपको यूज, जिसके बारे में आपको पता करना है ना, उसको उठा लीजिए, उसका पेयर। तो इस बार ऑक्सीजन के बारे में मुझे पता लगाना है और हाइड्रोजन के बारे में मुझे मालूम है, मुझे इसी को यूज करना है, तो मैं ये पेयर सेलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ से देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, यहाँ जाएगा तो 1 अपॉन में 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो कि मुझे कितना दिया हुआ था 5। तो यहाँ से ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 5/2। तो 5/2 मोल्स यहाँ पर आ गया। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन क्या किया है कि बताइए ऑक्सीजन के कितने मोल यहाँ पर बच गए हैं, लेफ्ट कितने मोल बचे हुए हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो 5/2 आया है ना, ये वो मोल्स हैं जो रिएक्ट कर गए हैं H2 के 5 मोल्स के साथ में। बात आ रही है ना आपको समझ में? जिन्होंने रिएक्शन कर ली है H2 के 5 मोल्स के साथ में, ये ऑक्सीजन के वो मोल्स हैं। लेकिन मुझे बचा हुआ अमाउंट पता करना है, तो बचेगा कितना? देखिए 3 मोल थे ऑक्सीजन के स्टार्टिंग में। बात आई समझ में? जिसमें से 5/2 मोल्स ने रिएक्शन कर ली, तो इन्हें हम हटा देते हैं। तो 3 - 5/2 यानी 3 2 6 - 5 1/2। यहाँ पर 1/2 मोल जो ये आंसर आ रहा है ना, यही बचे हुए मोल्स है ऑक्सीजन के। बात आई समझ में? 3 मोल स्टार्टिंग में थे,
5/2 मोल जो रिएक्शन कर गए उन्हें मैंने हटा दिया, तो जो रिमेनिंग बचे 1/2 मोल्स, यही मोल्स है ऑक्सीजन के जो अब बचे रह गए हैं। तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 लेफ्ट। समझ में आ गई बात आपको? अब तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं यहाँ। तो आपने ये भी बता दिया कि H2O के मोल्स यहाँ पर किस तरह से कितने फॉर्म हुए, आपने ये भी बता दिया कि कितना ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ से बचा रह गया। अब देखिए, और अगर इस प्रॉब्लम में हम ट्विस्ट एंड टर्निंग करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि बताइए कि ऑक्सीजन के जितने मोल बचे हैं उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो आपको बस सिंपली क्या करना होगा, आप बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ O2 लेफ्ट वाला, तो आप बस करिए कुछ मत, सिंपली बोलिए 1/2 मोल बचे हैं। एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर STP पर, तो यहाँ से आप काटेंगे तो 11.2 लीटर ये आ गए ऑक्सीजन के वॉल्यूम जो कि बच गया है। तो ऑक्सीजन का बचा हुआ वॉल्यूम कितना है 11.2 लीटर जो रिएक्शन के दौरान बचा रह गया है। बात आई समझ में? इसी तरह से हमसे अगर पूछता कि बताइए हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम है और जो रिएक्ट कर गया है ऑक्सीजन के साथ में, तो हम बोलते 5 मोल हाइड्रोजन के थे जो कंप्लीटली रिएक्ट कर गए ऑक्सीजन के साथ, यानी कि 22.4 लीटर से इसे मल्टीप्लाई करते क्योंकि 5 मोल रिएक्ट कर गए हैं। तो यहाँ पे क्या है वॉल्यूम ऑफ H2, तो ये कितना आ जाएगा देखिए 5 4 20, अगेन 5 2 10 और 2 12 और 5 2 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पर 112 लीटर 112 लीटर अमाउंट है हाइड्रोजन का जो कि रिएक्ट कर गया है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। समझ में आ रही है ना बात आपको? तो इस तरह से ना छोटी छोटी ट्विस्ट एंड टर्निंग यहाँ पे प्रॉब्लम में इस तरह से ऐड करके हम किसी भी सिंपल प्रॉब्लम को टफ बना सकते हैं। लेकिन क्या इसमें आपको कुछ टफ दिखा? टफ नहीं है। कब तक टफ नहीं है? जब तक आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, कॉन्सेप्ट आपके हाथ में है। जैसे ही कॉन्सेप्ट आपके हाथों से फिसला वैसे ही आपका जो न्यूमेरिकल होगा धड़ाधड़ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल आपसे कभी पंगा ना ले पाए, आप न्यूमेरिकल को चारों खाने चित कर दीजिए। इसका सबसे अच्छा रास्ता यही है कि कॉन्सेप्ट आपका एकदम तगड़ा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पर आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए। तो इसी अच्छे विचार के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलेंगे हम अपनी अगली क्लासेस में और अच्छी अच्छी बातों के साथ में। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक आपको करना ही करना है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे जो भी कंटेंट है वो आप तक टाइमली पहुंचते रहें। कोरोना से आप सभी लोग बच के रहिएगा, हाथों को सैनिटाइज करते रहिएगा। टिल देन बाय।